नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने घर पर पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो चल रहा है इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत चल रहा है दोस्तों। उसके बारे में हम जो पिछले वीडियो को छोड़ा था जहाँ से, वहाँ से उसको आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो पढ़ने वाले हैं वायसराय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वायसराय। ठीक, स्थिति दोस्तों मैंने बता दी कि पहले भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1833 से। फिर जब 1857 की क्रांति होती है तो फिर जो सत्ता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर, जो अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे उनके हाथों से लेकर वो सत्ता चली जाती है ब्रिटिश क्राउन के पास, राजा रानी के पास। लेकिन वो तो राजा रहते, वो कैसे काम कर सकते हैं? जब जो काम करता है उसको राजा थोड़ी ना बोला जाता है, राजा तो केवल सबको ऑर्डर देता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वायसराय का पद बनाया जाता है और इसके ऊपर एक सचिव का पद रहता है। 1858 से अधिनियम आने लगते हैं डायरेक्ट ब्रिटेन से। तो सचिव वहाँ कानून बनाता था और वह पूरे भारत देश पर लागू करता था। तो वह था वायसराय का पद। तो दोस्तों, 1858 से 1947 आज़ादी तक ये वायसराय का पद ही रहता है। ठीक है, इसके ऊपर सचिव का पद था। दोस्तों, आज जो पढ़ने वाले हम वायसराय को पढ़ने वाले। तो पहला अगर वायसराय देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। ठीक है, कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का याद करो, आखिरी भारत का गवर्नर जनरल भी कैनिंग था। क्योंकि कैनिंग का अगर समय काल देखें तो 1856 से 62 तक रहता है, 1862 तक। तो 1858 में वो भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और 58 से 59 का पद हो जाता है। तो ये बीच में था, आखिरी भारत का गवर्नर जनरल भी था और पहला वायसराय भी था। दोस्तों, आपको ये बातें भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है कि पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि उसके समय से ही क्या हुआ, अंग्रेजों ने बंगाल में राज स्थापित किया। फिर आखिरी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हास्टिंग था। और दोस्तों, उसी के समय 73 से रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो भी वारेन हास्टिंग से आएगा। ठीक है, आखिरी बंगाल का गवर्नर जनरल तो फिर कौन आएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसी के समय क्या हुआ, 1833 का एक्ट आता है। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल तो वही आएगा, और आखिरी तो लॉर्ड कैनिंग, और पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। मतलब दोस्तों, ये बोलने वाली बात है कि जो आखिरी जो होता है वो शुरुआत भी वहीं से होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये आखिरी हुआ यहाँ पर, इसके समय काल में एक्ट आया तो यह आखिरी भारत का गवर्नर जनरल बन गया और पहला वायसराय भी यह बन जाता है। दोस्तों, वायसराय के बारे में हम कैनिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो इसके 5-6 घटना होती है, 5-6 घटना को ध्यान में रखने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय दोस्तों। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, इसके समय क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। एक पॉइंट ये बनता है, क्योंकि दोस्तों पता ही चल रहा है 1856 से 62, और जो डलहौजी ने जो नीति अपनाई थी, हड़प नीति, जनता काफ़ी नाराज़ थी। तो क्या हुआ कि इसके समय 1857 की क्रांति होती है। दोस्तों, 1857 की क्रांति में आपको डिटेल से पूरी संपूर्ण विश्लेषण आपका करूंगा, उसका दोस्तों अलग से मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 1857 की क्रांति होती है। अब जब क्रांति हो गई तो ब्रिटिश क्या हुआ, डर गए। तो उन्होंने फिर 1860 में पुलिस प्रशासन, पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया। जो आज हम पुलिस व्यवस्था देखते हैं, जैसे जिले पर एसपी रहता है, फिर डीआईजी रहता है, फिर आईजी रहता है, फिर डीजी रहता है, डायरेक्टर जनरल पुलिस। ये दोस्तों हर थाने में टीआई, टाउन इंस्पेक्टर, एसएचओ, और उपखंड लेवल पर एसडीपीओ। दोस्तों, पूरी जो हायरार्की है ये दोस्तों, हम पॉलिटी के उसमें आएंगे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। पुलिस व्यवस्था को, भारत का शासन किस तरह से चलता है, राज्यों का, जिले का। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि और फिर 1860 में 61 में व्यवस्था बनी और 1860 में आईपीसी को बनाया गया। ठीक है, जो आईपीसी दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, कैनिंग के समय जैसे हम देखते हैं ना दंड, जैसे कि किसी ने कुछ अपराध किया है तो फिर उसकी उस किताब है दोस्तों, जैसे हमारे संविधान की किताब है, ऐसी आईपीसी की किताब भी है। उस किताब में देखा जाता है कि इसने ये अपराध किया है तो इसके तहत कौन सी धारा लगती है और धारा के अनुसार इसको कौन सा दंड दिया जाएगा। दोस्तों, ये वो किताब है, तो वो आईपीसी दंड संहिता, भारतीय आचार संहिता दंड संहिता।
और 1973 में कौन सी CRPC बनी, ठीक है, 2 कानून जो है व्यवस्था को चलाने के लिए प्रशासनिक। तो 1857 की क्रांति देखी, IPC की लागू हुई, पुलिस प्रशासन को मजबूत किया गया। और अगर देखें तो यहाँ पर ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो डालौजी के समय एक प्रस्ताव आया था ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अहम है दोस्तों। होता क्या है कि 1828-29 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा पर रोक लग गई। अब रोक तो लग गई, लेकिन वो महिलाएं करेगी क्या? उनको सती होने के लिए जो कानून बाध्य करेगा उनको कानून तरीके से सजा दी जाएगी, लेकिन वो महिलाएं करेगी क्या? तो फिर विधवा पुनर्विवाह चालू हुआ कि भाई कोई महिला, कोई इसका पति मर गया है तो उसकी गलती थोड़ी ना है कि वो मर गया, वो फिर से अपना जीवन शुरू कर सकती है, वो क्यों आत्महत्या करे? और नाम दिया गया सती प्रथा। तो ये फिर से शुरू हुआ कि फिर से अपना जीवन शुरू कर सकती है, फिर से अपने जीवन को जी सकती है। तो डालौजी के समय यह प्रस्ताव हुआ। तो जो हम देश के जो हिंदू धर्म कट्टर जो मानने वाले होते हैं, जो रूढ़िवादी होते हैं, जो परंपरा में पूरी तरह विश्वास रखते हैं, उनका कहना था कि ये तो हमारे धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि दोस्तों एक से नाराज़ थे कि सती प्रथा पर रोक लगाई गई, और दूसरा विधवा पुनर्विवाह। तो दोस्तों ये दो जो प्रथा थी, काफ़ी इससे जो रूढ़िवादी थे भारत के, वो काफ़ी धर्म के जो बोल सकते हैं धर्म को संभालने वाले, उनको काफ़ी क्रोध हुआ कि भाई ये तो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, ऐसा कैसे हो सकता है, महिला डबल विवाह कैसे कर सकती है। दोस्तों आज बोलने में हमको थोड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन दोस्तों जो हमारी परंपरा होती है वो कहीं ना कहीं हमारी भावना से ही जुड़ी होती है। तो जो उस परंपरा को अगर कोई तोड़ता है तो हमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दोस्तों फिर धीरे धीरे समझ में आ जाता है, साइंस का डेवलप होता है, लोग साइंस को समझने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे कि नहीं ये बात सच थी। और आज दोस्तों हम देखते हैं तो सती प्रथा भी हम आज हर एक व्यक्ति से पूछे तो अच्छी नहीं थी, और विधवा पुनर्विवाह तो अच्छी तरीके से यहाँ पर लागू हुआ। अगर दोस्तों देखिए, हम मानते हैं कि अगर पुरुष एक से अधिक अपनी पत्नी के होते हुए विवाह करता है, और वह बहुत सारी, जैसे हम देखते थे राजा रुझे थे, काफ़ी पत्नियाँ होती थी, और स्त्री के लिए अगर देखा जाए तो क्या नाइंसाफ़ी थी कि उसका एक पति और वो भी मर गया तो उसको भी सती होना है। तो दोस्तों यहाँ पर नाइंसाफ़ी दिख रही थी, तो इसलिए दोस्तों विधवा पुनर्विवाह को चालू किया गया। सती प्रथा के लिए दोस्तों कौन है? राजा राममोहन राय। और विधवा पुनर्विवाह तो ईश्वरचंद विद्यासागर। तो वहाँ वो एक्ट लाया गया था, और कैनिंग के समय क्या हुआ दोस्तों? कैनिंग के समय उस एक्ट को लागू कर दिया गया। तो दोस्तों उसके समय क्या क्या होता है? उसके समय अगर दोस्तों देखें तो 1857 की क्रांति होती है, IPC की लागू होती है, पुलिस प्रशासन को मजबूत किया जाता है, और विधवा पुनर्विवाह को भी चालू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। फिर कैनिंग के समय और क्या होता है कि इसके समय अगर देखें तो मद्रास और बम्बई, ये दोस्तों अगर बंगाल में देखा जाए यहाँ पर, तो बंगाल में तो सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन मद्रास और बम्बई में जो लंदन की जो पृष्ठभूमि थी, मतलब वहाँ उसके ढांचे को देखकर यहाँ पर मद्रास और बम्बई में भी कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, और हाई कोर्ट, जैसे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट है, और प्रांतों में मद्रास और बम्बई में भी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो दोस्तों 5-6 बातें कैनिंग के समय की। एक बार फिर दोहरा लेते हैं 1857 की क्रांति। इसके समय क्या था? 1858 का अधिनियम तो दोस्तों आ ही जाता है। वो अधिनियम हम जब एक्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फिर 1857 की क्रांति होती है एक। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह का कानून आता है, IPC आता है, पुलिस प्रशासन को मजबूत किया जाता है, हाई कोर्ट की स्थापना होती है, कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5-6 कैनिंग के समय। इसके बाद में अगर देखें तो कैनिंग के बाद में आता है लॉर्ड मेयो। मेयो जो रहता है दोस्तों, वह रहता है यहाँ पर देखा जाए तो 62 तक ये रहता है। मेयो 1869 से 1872 तक। कुछ छोटे मोटे आते हैं दोस्तों, लेकिन हमको खास पढ़ना है, क्योंकि वो तो काफ़ी विस्तृत है, लेकिन जो खास जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैंने देखे हुए हैं, तो वहाँ से ही मैं ये बता रहा हूँ। तो अगला जो आता है लॉर्ड मेयो आता है। मेयो के समय 3-4 कार्य होते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखना है कि भारत में प्रथम बार जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो ने कराई थी। ठीक है,
1872 में। ये दोस्तों याद रखना है, प्रथम बार जो जनगणना हुई थी 1872 में। दोस्तों जनगणना कितनी अहम है ये हम जानते हैं कि इससे हमारे देश के बारे में प्रत्येक वर्ष हमें पता चलता है कि हमारा देश आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। उसमें हम हर राज्यों के बारे में जानने को मिलता है कि वहाँ की साक्षरता क्या है, महिलाओं की कितनी भागीदारी है साक्षरता में, पुरुषों की कितनी है, कौन सा जिला पिछड़ा हुआ है, कितनी हत्याएं की गई है, कितने कितने बेरोजगार है, कौन सा जिला कैसा है, कौन सी फसल कहाँ होती है, और हमारी जनसंख्या घटती जा रही है कि बढ़ती जा रही है, उसमें युवा कितने, बेरोजगार कितने, वृद्ध कितने। तो दोस्तों ये जनगणना बहुत ज़रूरी है जो आज हम देखते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कोई जनगणना नहीं थी, तो मेयो के समय में प्रथम बार जनगणना की जाती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों देखें तो इसमें कृषि विभाग की भी स्थापना की जाती है मेयो के समय। और अजमेर दोस्तों यूपी के क्षेत्र में देखें तो आप मेयो कॉलेज की स्थापना भी की जाती है। दोस्तों अगर देखा जाए तो अंग्रेज का अगर देखें तो उन्होंने जो शिक्षा है उसको महत्व दिया था। ठीक है लो, लेकिन उस समय जो तो ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम हुआ करता था। ठीक, अब ये जो तो अंडमान निकोबार, जो कि यहाँ अंडमान निकोबार है दोस्तों, यहाँ पर टापू में बसा हुआ है। तो यहाँ इनकी एक जेल भी हुआ करती जिसको काला पानी बोलते थे, काला पानी की सज़ा यहाँ दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये वहाँ गए और वहाँ इसकी हत्या हो जाती है। तो 3-4 काम याद रखना, अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना। ठीक है दोस्तों, और इसके समय और क्या होता है कि वहाँ जाता है तो इसकी हत्या हो जाती है। ठीक, और इसके समय दोस्तों यही होता है, और जनगणना करता है प्रथम बार, ये मत भूलना। तो 3 वर्ष 1869 से 72। उसके बाद में आता है लिंटन, लॉर्ड लिंटन आता है दोस्तों। लिंटन 1876 से 80 तक, 1876 से 1880 तक दोस्तों। वो 2-3 आते हैं लेकिन उनको नहीं पढ़ना, मैंने बताया कि हम खास देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लिंटन के समय दोस्तों काफ़ी क्रूर हुआ करता था, तो ये काफ़ी फेमस तो है लेकिन क्रूरता के लिए फेमस है। जैसे डलहौजी हुआ, लिंटन हुआ, और भी आते हैं बहुत, वेलेजली हुआ, ये दोस्तों क्रूरता के लिए फेमस है। तो दोस्तों इसको हम देखेंगे। लिंटन के समय दोस्तों क्या होता है, वर्नाक्युलर एक्ट को पारित किया जाता है। वर्नाकुलर एक्ट क्या था? वर्नाकुलर एक्ट एक ऐसा कठोर प्रतिबंध लगाया था कि जो भारतीय समाचार पत्र थे सरकार के बारे में छापते थे, वो लोग पढ़ते थे और फिर उनमें चेतना की भावना आती थी। तो जो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज काफ़ी डरने लगे थे भारतीय लोगों से। उनको लगता था काफ़ी ये एक स्थिति के बाद सहन करना बंद कर देते और फिर हम पर बगावत कर देंगे, तो डरने लगे थे। तो उन्होंने बोला कि समाचार पत्र पर ही बैन लगा दो। तो कैनिंग ने क्या किया कि वर्नाकुलर एक्ट, इसके तहत क्या होता है कि समाचार पत्र पर बैन लग गया और उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी, जो व्यक्ति रहेगा, जो मालिक रहेगा प्रिंटिंग प्रेस का, और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा उसने कठोर यहाँ पर शुरू किया। दूसरा कि भारतीय लोगों पर यह कानून बना दिया कि भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते, अगर जो रखेगा तो उनको गैर कानूनी मारा जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी और उनको सज़ा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मैं वही बता रहा हूँ कि 1857 क्रांति के बाद काफ़ी चौकन्ने हो गए थे और हर स्थिति को देख रहे थे कि हथियार इनके पास नहीं होना चाहिए, तो फिर बगावत कर देंगे। तीसरा कि इसने क्या किया कि जो सिविल सर्विसेज थी, जो ICS, उसके लिए दोस्तों उम्र तय कर दी। पहले 21 वर्ष थी, अब उसको घटाकर 19 कर दी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि उसमें अधिक से अधिक भारतीय लोग भाग लें। ये चाहते थे कि जो इसमें ICS में आए हमारे व्यक्ति आए, क्योंकि दोस्तों भारतीय लोग क्या है 19 वर्ष में कैसे पहुंच जाएंगे, वो तो किसान मजदूरी करते थे गाँव में। ठीक है, तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते उन्होंने, और उसको कड़ी कर दी, मतलब और कठिन बना दिया ताकि भारतीय लोग ना आ पाएँ और अंग्रेज आसानी से आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये 3 काम हमको याद रखना है। वर्नाकुलर एक्ट को पारित किया, उसके बाद में अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगा दी, और उसके बाद में सिविल सर्विसेज की जो उम्र थी उसको घटाकर 21 से 18 कर दिया। अब एक और आता है दोस्तों, उसके बाद में हम देखेंगे लिंटन के बाद में, तो आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों, 1880 से 1884, 4 दोस्तों 4 ही वायसराय हमको करना है दोस्तों। रिपन काफ़ी चर्चित था और काफ़ी कह सकते हैं कि क्रूरता नहीं थी इसमें, काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छा था, अच्छा मान सकते हैं भारत के दृष्टिकोण से, इतना अच्छा भी नहीं पर इनसे तो अच्छा ही था। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या करता है, वर्नाक्युलर एक्ट को जो हुआ करता था उसको इसने समाप्त कर दिया, उसने प्रेस को स्वतंत्र कर दिया। एक बात यह की, दूसरा इसने क्या किया कि
इसने इलवर्ट बिल को पास किया। इलवर्ट बिल क्या था दोस्तों? इलवर्ट बिल यह था, मैंने बताया कि नीचे ग्राउंड लेवल पर क्या थी, जज होते थे और वो वहीं सुनवाई करके निपटारा कर देते थे। तो दोस्तों वहाँ अधिकतर जज जो होते थे वो अंग्रेज होते थे। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक बिल लाया गया रिपन के समय, और इसमें कहा गया कि भाई भारतीय लोगों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। भाई जो जज रहेंगे, कोई जज कोई भी हो, भारत का हो या अंग्रेज हो, लेकिन न्याय तो सबको न्याय देगा तो उसको बराबर पावर मिलनी चाहिए। तो ये आया, तो इसने इलवर्ट बिल को पास कर दिया। और इसके तहत क्या हुआ, फिर काफ़ी हंगामा होता है अंग्रेज में, ब्रिटेन में, कि भाई जो देश हमारा गुलाम है वहाँ के व्यक्ति वो हम पर कैसे सजा दे सकते हैं, हमें हमारे ऊपर कैसे जज बन सकते हैं। तो फिर ये बाद में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों दो काम क्या हुआ यहाँ पर, पहला अगर देखिए तो वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त किया जाता है, इलवर्ट बिल को पास किया जाता है, स्वशासन की दोस्तों स्थापना की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वशासन क्या था, जो आज के समय में पंचायती राज बोलते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे होगा, रूरल एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो इसके लिए स्वशासन मतलब पंचायती राज की पृष्ठभूमि यहाँ से तैयार होती है दोस्तों। पंचायती राज की कि 3 लेवल पर रहेगा, जिला लेवल, ब्लॉक लेवल और नीचे का जो ग्राउंड रहता है वो। दोस्तों 3 लेवल जो रहते हैं, यहाँ से स्वशासन की स्थापना रिपन के समय देखने के लिए की जाती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि कारखाने, जो लोग बेरोजगार थे उनके लिए कारखाने की स्थापना की जाती है। दोस्तों 4 बातें आपको याद रखना है। ठीक है, इलवर्ट बिल को पास करता है, वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त करता है, स्वशासन की स्थापना करता है और कारखाने की स्थापना करता है। और दोस्तों यहाँ से 1881 में एक बार फिर क्या होता है कि जनगणना की जाती है दूसरी बार। पहली बार तो मेयो ने करी थी और दूसरी बार रिपन ने करी। और दोस्तों क्या होता है, यहाँ से नियमित रूप से यह तय किया जाता है, मतलब ये कानून में लिखा जाता है कि हर 10 वर्ष बाद क्या होगी, भारत की जनगणना होगी। तो दोस्तों भारत की जो जनगणना नियमित रूप से रिपन के समय से ही शुरू होती है, जो हर 10 वर्ष बाद हम देख रहे हैं भारत की जनगणना होती है, जो कि अभी भी दोस्तों होनी थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से डिले हो गई, आगे होगी। तो दोस्तों पिछली बार 2011 में हुई थी, अब 21 में होनी थी। तो दोस्तों ये यहाँ से शुरू होती है रिपन के समय 1881 से। अब दोस्तों रिपन हुआ, अब दोस्तों 1885 में क्या होता है कि राष्ट्रवाद का उदय होता है, भारतीय लोगों में चेतना बढ़ती है। और दोस्तों यहाँ से 1885 से कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ से 1885 से यहाँ दोस्तों वायसराय तो 1947 तक रहते हैं, लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर अब क्या पढ़ना है, 3-4 पॉइंट को साथ में लेकर पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो कैसे हुआ, क्या बात थी, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, और फिर वायसराय के कार्य, तीनों पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ से हम 3 चरण बनाते हैं। कैसे 3 चरण, तो 1885 से कांग्रेस की स्थापना होती है, वो तो आज़ादी तक रहती है 1947 तक, लेकिन 3 चरण में पढ़ते हैं। कैसे, 1885 से 1905 तक जो रहता है वो उसको नरम दल उदारवादी कहते हैं, मतलब नरम दल चलता था यहाँ पर। और 1905 से 1917 तक उग्रवादी चरण रहता है, द्वितीय चरण। और तीसरा जो चरण रहता है वो गांधी युग रहता है, क्योंकि 1917 से गांधी जी है वो भारतीय राजनीति में काफ़ी हो जाते हैं और पूरा देश उनके कहने पर ही सारा कार्य करता है। तो फिर हम देखते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, 1929-30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और भी बहुत सारे आंदोलन होते हैं। तो दोस्तों ये हमने बताया कि यहाँ से 1885 से हम वायसराय तो पढ़ेंगे, अब यहाँ से हर वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन भी होते हैं, फिर क्या क्या घटना हुई थी उस घटना को भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम राष्ट्रवाद का उदय 3 चरण में हम देखेंगे। और इनके हो सकता है कि जो प्रथम चरण है जो नरम दल, इसका एक टॉपिक बने, दूसरा गरम दल का, लेकिन गांधी युग के 3 टॉपिक बन सकते हैं। दोस्तों काफ़ी विस्तृत है उनका परिचय वगैरह, आज कब आते हैं और कहाँ कहाँ अधिवेशन होता है, तो दोस्तों ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने बताया, यहाँ से हम क्या करेंगे, कांग्रेस की स्थापना करेंगे और वायसराय के कार्य, कांग्रेस की स्थापना और क्या एक्टिविटी उनको साथ में लेकर पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 3 चरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, नरम दल, गरम दल और गांधी युग। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।